हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन पेपर फॉर क्लास 11th। सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सबके लिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ से आप कवर करने वाले हो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हिंदी मीडियम में हम इस पेपर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो वीडियो है हिंदी मीडियम में वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसमें हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सेक्शन ए दिया गया है 12 मार्क्स के लिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल बोर्ड, ठीक है। उसके बाद रहेगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड देन रहेगा रिकमेंडेशन ऑफ थंगन कमेटी, एंड लास्ट रहेगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। तो आंसर हमारा यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर क्या रहेगा, फॉरेन अफेयर्स जो है किस लिस्ट में जो है इंक्लूड किए गए हैं, दे आर इन यूनियन लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी स्टेट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो किसी भी स्टेट में किस आर्टिकल के तहत इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 356। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे। तो प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो आपको इनको मैच करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वेल ऑफ इग्नोरेंस, वेल ऑफ इग्नोरेंस दैट इज जॉन रॉल। असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, यानी जो परस्पर जो सम्मान होता है, असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस, रेवरेंस क्या होता है, आपसी सम्मान की भावना, एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट, और कंटेम्प्ट क्या होता है, अपमान। तो अपमान की घटती हुई भावना, ये जो है इसके बारे में किसने कहा था, ये कहा गया था, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डोर्स एंड रिवार्डिंग द विट्रस। यानी जो गलत करने वाले हैं, किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डोर्स, यानी जो गलत करने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, एंड जो सही काम करने वाले हैं, भले लोग हैं, वर्चुअस, उनको रिवार्ड करना चाहिए, उनको जो है सम्मान करना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी, दैट इज बाय कन्फ्यूशियस, ठीक है। कन्फ्यूशियस ने ये बोला था। नेक्स्ट देखिए, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक इसके बारे में क्या आ जाएगा, सेकंड प्लेटो। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ assertion is followed by the statement of reason and you have to choose the appropriate answer। तो इसमें देखिए assertion जो दिया गया है क्या है, नो सोसाइटी ट्रीट ऑल इट्स मेंबर इन एग्जैक्टली द सेम वे अंडर ऑल कंडीशन। कि कोई भी जो सोसाइटी है वो अपने सभी जो मेंबर हैं उस सोसाइटी में उनको सेम वे, सेम तरीके से एक ही कंडीशन में बर्ताव नहीं करता है, समान बर्ताव नहीं करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। एंड रीज़न क्या है, पीपल ऑफन एंजॉय डिफरेंट स्टेटस एंड रिवार्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड फंक्शन। और क्यों नहीं कर पाता एक सोसाइटी में सभी एक जैसे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि सभी जो है अपने अपने स्टेटस को, अपने अपने जो काम करते हैं, वो वर्क करते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उनका सबका अलग अलग महत्व होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको रिवार्ड दिया जाता है। तो आंसर हमारा ए रहेगा। बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रेवोल्यूशनरीज यूज द स्लोगन लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी। तो ये इसमें कहा गया था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की उससे कहा गया था, इसमें दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्राइड इटसेल्फ ऑन बीइंग अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो कौन सी जो देश है जिसमें अप्रवासी हैं, इमिग्रेंट्स हैं, और एक गौरवान्वित अनुभव करता है, गौरव का अनुभव करता है, तो वो कौन सा देश है, इंडिया।
अंडर आर्टिकल 371A द प्रिविलेज ऑफ स्पेशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू विच स्टेट। 371 के तहत किस राज्य को जो है, कौन से स्टेट को विशेष दर्जा प्रदान किया गया, तो वो कौन सा किसको प्रदान किया गया, नागालैंड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज आंसर। इसमें असर्शन दिया गया है, अ शेयर्ड पॉलिटिकल विजन इज नॉट इनफ टू ब्लाइंड इंडिविजुअल्स टुगेदर एज अ नेशन। इसका मतलब क्या है कि एक शेयर्ड पॉलिटिकल विजन का मतलब एक राजनीतिक दृष्टि से लोगों को देखना, ठीक है, वो पॉलिटिकल विजन कहलाता है। इज नॉट इनफ, काफ़ी नहीं है, टू बाइंड इंडिविजुअल्स टुगेदर एज अ नेशन, एक सभी व्यक्तियों को एक राष्ट्र के, एक नेशन के रूप में इकट्ठा करना। ठीक है। मोस्ट सोसाइटीज़ आर कल्चरली डाइवर्स, तो क्यों, इसका रीज़न क्या है कि जो सोसाइटीज़ हैं वो कल्चरली क्या हैं, उनके कल्चर डिफरेंट हैं, इसीलिए उनको एक साथ बांधना कठिन है, इतना इजी नहीं है। तो ये दोनों ही ठीक है और इसका रीज़न जो दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेटो द फिलोसफर ऑफ द 4th century BC इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ग्रीस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। कितनी जो है पंचायत इंस्टीट्यूशन में कितनी जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं, वो हैं 1/3, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 4 फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के 4 फंक्शन आपको लिखने हैं, तो इसमें आपको 4 फंक्शन बताने हैं ग्राम पंचायत के। तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। ग्राम पंचायत के क्या फंक्शन होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन देना, सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी जो होती हैं गांव में, ठीक है, उनका रख रखाव वो ग्राम पंचायत का काम होता है। इरिगेशन है, वाटर मैनेजमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन है, मार्केट, फेयर और अदर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे काम ग्राम पंचायत देखती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ बायकैमरल लेजिस्लेचर। बायकैमरल लेजिस्लेचर की 2 एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ऑल रीजन ऑफ द कंट्री रिसीव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जितना जो भी सोसाइटी है, जो भी कंट्री में रीजन है, क्षेत्र एरिया हैं, उन सभी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। रिकन्सिडरेशन ऑफ एवरी डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट इन अदर हाउस, और एक हाउस से दूसरे हाउस में क्या होता है, दोनों हाउस में चर्चा होने से जो डिसीजन है वो सही लिया जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी 2 लिमिटेशन आपको बतानी है। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, यानी उसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो ईजिली कर पाते हैं। क्लियर, तो इसमें आंसर आप लिख देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम मेकिंग इट अडेप्टेबल टू चेंजिंग सर्कमस्टांसिस। तो सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाउएवर सम सेक्शन आर रिजिड एंड देयर अमेंडमेंट प्रोसेस इज नॉट ईजी, लेकिन कुछ सेक्शन हैं जो बहुत रिजिड हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न है, दूसरा इसीलिए क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको समझना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वास्ट एंड कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ प्रोविजन कवरिंग वेरियस आस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड सो ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेंथ इट कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस। ठीक है, प्रोपोर्शनेट जस्टिस का प्रिंसिपल आपको करना है। सो द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल जस्टिस asserts that every individual should receive justice in proportion to their right, opportunity and duties। यानी जो जिसकी ड्यूटीज़ है, जो जैसा काम करता है, अपॉर्चुनिटी है, तो उनको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। The goal is to ensure that everyone in society get a fair chance and adequate support based on their social status, available resources and needs। तो सभी को सोसाइटी में फेयर चांस और एडिक्वेट सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, एंड इट इंक्लूड स्पेशल प्रोविजन फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड माइनॉरिटी ग्रुप टू हेल्प देम अचीव इक्वलिटी इन सोसाइटी। और स्पेशली जो माइनर ग्रुप हैं और जो आप कह सकते हो कि पिछड़े हुए लोग हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, उनके साथ इक्वलिटी करने के लिए, उनको जो है इक्वल लाने के लिए स्पेशल प्रोविजंस वो करने चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन है, हाईलाइट द स्टेप्स टेकन टू प्रमोट सोशल इक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया में सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं? तो सबसे मेन तो रिजर्वेशन पॉलिसी है। सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, रिजर्वेशन है। So the Indian Constitution provide for reservation for Dalit, tribals and backward classes in education, employment and politics, ensuring equal opportunity for these groups। ठीक है, तो इन ग्रुप्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी करने के लिए किया गया है। सेकेंड है जुडिशियल प्रोविजन। Judicial provision, the constitution has provision that prohibit discrimination based on caste, religion, gender or social status, such as article 15 and 17 which declare discrimination unconditional, unconstitutional। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी का, तो इसके बिहाफ पे अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है सोसाइटी में तो वो पनिशमेंट के लायक होगा, जिससे कि जो इक्वलिटी है वो मेंटेन करने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई एनी टू इश्यूज ऑन विच इंडियन सेकुलरिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड। तो इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो कैसे, दो इशू बताने हैं जिनके बेस पे सेकुलरिज्म उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। सो वन इज़ रिलीजियस प्रिविलेज and critical argue that Indian secularism grants special privilege to certain religious groups such as state involvement in religious matter. They may contradict the idea of neutral secular state। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जो इंडियन सेकुलरिज्म में कुछ रिलीजन्स को कुछ स्पेशल आप कह सकते हो प्रिविलेज दे दी जाती है, जिसकी वजह से वो जो एक सेकुलरिज्म होता है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, यानी उनको जो अधिकार दिए जाते हैं अपने धर्म को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, उसका वो कहीं ना कहीं कई बार कुछ ग्रुप्स जो है गलत फ़ायदा उठाते हैं और ये एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन ऑफ सेकुलरिज्म। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि अपने सेकुलरिज्म के बेस पे पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन करते हैं, यानी पॉलिटिक्स जो है उसमें चलती है। ठीक है, सम बिलीव दैट सेकुलरिज्म सम टाइम यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन लीडिंग टू डिवीजन विद इन सोसाइटी अंडर द गाइज ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलिटी। तो आप भी देखते हो कि जैसे इलेक्शंस होते हैं उसमें लोगों को रिलीजन के बेस पे जो सीट्स हैं वो दी जाती हैं, रिलीजन के बेस पे ही किसी एरिया में पर्टिकुलर किस तरह के लोग रहते हैं उसके बेस पे ये फ़ायदा उस रिलीजन वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो और भी इसको आप थोड़ा सिंपल करके भी लिख सकते हो, या आप सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन है तो केवल ये हेडलाइन देके और एक एक लाइन जो है एक्सप्लेन कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिया है ताकि आप और अच्छी वोकैब यूज़ करके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है वो दे सको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन सी 20 मार्क्स के लिए रहेगा। मेंशन द प्रोविज़न अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ कुछ प्रोविज़न अलग अलग दूसरे कंट्रीज से लिए गए हैं, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कई बार हम क्या कहा जाता है, उसको एक तरह से उधार लिया हुआ संविधान कह देते हैं कि उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी से ली गई है, मिला जुला जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें बताना है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है वो दैट इज सिस्टम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट इज सिंबॉलिक, जिसमें प्रेसिडेंट केवल एक रबर स्टैंप है, केवल एक सिंबॉलिक है। असली पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास एंड काउंसिल्स के पास जो उनके मंत्री हैं। Judicial review. The Indian Constitution provide for the judicial review similar to the British system, where court have the power to ensure the laws and action conform to the Constitution। ठीक है, तो जो भी पावर्स हैं कोर्ट की पावर्स हैं एंड एक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन विच सर्कमस्टांसेस रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू लिबर्टी में बी इम्पोज्ड, गिव एनी 2 आर्ग्यूमेंट। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जब राइट टू लिबर्टी यानी हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उस पर कब्जा किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आंसर क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम कैन बी प्लेस्ड अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। First one is public order. If an indivisible action disturb the public peace and order, restrictions may be imposed on their freedom। अगर कोई भी इंडिविजुअल जो है पब्लिक पीस को, ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसका जो आप कह सकते हो राइट टू लिबर्टी वाला राइट है उसको इम्पोज किया जा सकता है।
नेशनल सिक्योरिटी, अगर किसी की लिबर्टी देश के लिए खतरा बन रही है तब भी उसकी जो लिबर्टी है उसको एक तरह से दबाया जा सकता है। इफ एन इंडिविजुअल एक्टिविटीज थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी देन द फ्रीडम मे बी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन एनी टू राइट ऑफ एक्यूज्ड प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर फेयर ट्रायल इन द कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसमें क्या दिया है कि कोई भी 2 राइट आपको बताने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो कि एक्यूज्ड हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है, तो एक फेयर ट्रायल देने के लिए, एक आप कह सकती हो कि जो उनकी सुनवाई होती है उसको निष्पक्ष करने के लिए बिना किसी भेदभाव के कौन से अधिकार उनको दिए गए हैं। ठीक है, जो एक्यूज्ड पीपल हैं। सो आंसर क्या रहेगा? राइट टू लीगल एड। द एक्यूज्ड हैज़ द राइट टू रिसीव लीगल असिस्टेंस टू एंश्योर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। तो लीगल असिस्टेंस जो है वो रख सकते हैं ताकि वो अपनी बात रख सकें। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस and the accused has the right to be informed of the reasons for their arrest immediately after the detention। और उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है वो चीज़ें उनको जानने का पूरा हक है। ठीक है, अरेस्ट होने के बाद तो इस तरह के हक जो है, राइट्स, वो दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A strong center is established in India. Mention any 2 example in this context। Strong center इंडिया जो है वो क्या है? एक सशक्त केंद्र है, बहुत ही पावरफुल सेंटर है इंडिया में। मेंशन एनी 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपको इसमें जो है देने हैं। तो देखिए इसमें क्या रहेगा? सेंट्रल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पूरा फाइनेंशियल जितने भी मैटर हैं सच एज द सेंट्रल बजट है, टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, उन सब के ऊपर उसका कंट्रोल है। सेकंड है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी। तो कंट्री की जो मिलिट्री है, सिक्योरिटी है, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फुल अथॉरिटी ओवर नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, मिलिट्री अफेयर इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये 2 पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What are the main criteria of the federal system? Substantiate योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। मेन क्राइटेरिया क्या है फेडरल सिस्टम का? यानी जो हमारी फेडरल सिस्टम है इंडिया की, उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि क्या उसकी जो है क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर देखते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन द इंडिया फेडरल सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है। जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम की गई हैं उनके अकॉर्डिंग ही लॉ एंड ऑर्डर चलता है, गवर्नमेंट चलती है, राइट्स दिए जाते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ हैं। एंड इट कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी स्टेट और फेडरल एंटिटी। और ये चीज़ किसी भी स्टेट को पावर नहीं है कि उसको जो है डिसऑबे करे। डिवीजन ऑफ पावर्स। द इंडियन फेडरल सिस्टम इन्वॉल्व अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट डिवीजन है पावर्स की कि सेंटर के पास क्या पावर होंगी, स्टेट के पास क्या पावर होंगी, और दोनों मिलकर कौन कौन से काम कर सकते हैं एज आउटलाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पर्पस डू राइट सर्व फॉर ह्यूमन लाइफ? इलस्ट्रेट फॉर योर आंसर। यानी अधिकारों का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? व्हाट पर्पस डू राइट सर्व फॉर ह्यूमन लाइफ? अधिकार क्यों जो है मानव जीवन के लिए ज़रूरी हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, राइट्स आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन लाइफ बिकॉज दे एंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम। क्योंकि अगर फ्रीडम का राइट नहीं होगा, जस्टिस का राइट नहीं होगा, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक तरह से क्या होगा कि उसको जो आप कह सकते हैं पशुओं वाला व्यवहार, वो चीज़ हो जाएगी अगर उसको अपने राइट्स वो पता नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि दे एंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम, dignity and justice. Without right, individual may suffer from injustice, exploitation, discrimination, which make an adverse effect on their social and personal status. तो हर तरह से ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रहार करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है,
हाईलाइट द इमैनुअल कांत आइडियोलॉजी रिगार्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी के विषय में इमैनुअल कांट की विचारधारा के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, ह्यूमन डिग्निटी इज एन इनहेरेंट वैल्यू। ये एक इनहेरेंट वैल्यू है दैट ग्रांट एवरी इंडिविजुअल द राइट टू लिव विद रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। और इसके अकॉर्डिंग हर एक जो इंडिविजुअल है उसका राइट है एक डिग्निटी के साथ रहने का और एक उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके साथ रहने का। ठीक है। कांट बिलीव दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड एज एंड इन देमसेल्व्स एंड नॉट मेयरली एज मीन्स टू एन एंड विच एम्फेसाइज एन इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को जो है अच्छे से एक दूसरे के साथ ट्रीट करना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ उसका रिलीजन, कास्ट, इस बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म टू वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। इंडियन मॉडल को वेस्टर्न मॉडल से आपको कंपेयर करना है। तो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म क्या है कि इंडियन सेकुलरिज्म में कोई भी स्टेट का और रिलीजन का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर जो आप कह सकते हो कि उनके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है रिलीजन को लेकर। एक स्टेट सभी जो रिलीजन हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, उनके लिए इक्वल जो है प्रमोशन करेगा, प्रमोशन तो नहीं कर सकता है, मतलब इक्वल है उनके लिए, इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। सो द रिलीजन बट प्रमोट द रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस रिलीजन। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रिलीजन के लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, उसके लिए सभी बराबर रहेंगे। इट्स पर्पज इज टू फोस्टर इक्वलिटी एंड टॉलरेंस अमंग द रिलीजन इन सोसाइटी। ये हो जाएगा। अब यूरोपियन मॉडल की अगर हम बात करें तो इंडियन से बिल्कुल अलग है। यानी यूरोपियन मॉडल में जो स्टेट है और जो रिलीजन है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो उसके जो प्रोटेक्शन कह सकते हो उसका फिर यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है। सो The secularism model is more about the separating religion from the state. Secularism aims to reduce the influence of religion in public life and there is often a clear divide between church and state. तो इनका स्टेट का और रिलीजन का आपस में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए जो यूरोपियन मॉडल है उसको नेगेटिव सेकुलरिज्म भी कहा जाता है और इंडियन मॉडल को पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपको पैसेज रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन। ठीक है। फेमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वुमेन हु बिलीव दैट मैनी ऑफ इनइक्वालिटीज वी सी इन सोसाइटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इज नीदर नेचुरल nor necessary and can be altered so that both women and men can lead फ्री एंड इक्वल लाइफ्स। तो दोनों को ही एक तरह से फ्री और इक्वल लाइफ जीने का अधिकार है। ठीक है। तो ये दिया गया है, एक बार इसको पढ़ लेंगे। वेयर इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डॉक्ट्राइन कॉल्ड दैट फेवर इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन। तो क्या कहते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं कि दोनों को ही इक्वल राइट मिलने चाहिए। द मेन कंसर्न ऑफ डैश इज हाउ टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स जस्टिफाई। तो क्या आ जाएगा, सोशलिज्म। ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ इक्वलिटी। तो क्या कहलाएगा, इक्वल सिटीजनशिप सभी मेंबर्स को देना, वो पॉलिटिकल इक्वलिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ इक्वलिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज वुमेन वर्किंग इन कॉल सेंटर एट नाइट मे नीड स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द जर्नी टू एंड फ्रो फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये है, इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया 4 स्टेट हैव बीन मार्क्ड A, B, C एंड D। तो ये 4 स्टेट मार्क किए गए हैं A, B, C एंड D। तो इसमें आपको बताना है कंसर्न अल्फ़ाबेट तो आपको दिए गई है, इनके अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर बताने हैं। लेस पॉपुलर स्टेट विच हैज़ ओनली 1 सीट इन राज्यसभा। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका लेस पॉपुलर स्टेट विच हैज़ ओनली 1 सीट इन राज्यसभा। तो इसमें आ जाएगा सिक्किम। मोर पॉपुलर स्टेट विच हैज़ 31 सीट इन राज्यसभा, उत्तर प्रदेश। स्टेट हैविंग ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जिसके अंदर 2 सदन होते हैं। एंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम दिस स्टेट बिकम फेमस एज द PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑफ इंडिया। तो पहली जो भारत की जनहित याचिका जो होती है PIL, वो यहाँ से फिल की गई थी। तो वो कौन सा स्टेट है, बिहार हो जाएगा। क्लियर।
तो ABCD आप यहाँ से इसके आंसर कर देंगे। सिक्किम, बी हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, बी हो जाएगा सिक्किम, ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी हो जाएगा महाराष्ट्र एंड सी हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ये विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए किया गया है। तो व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बिल? गवर्नमेंट बिल क्या होता है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड? राज्यसभा कितने साल के लिए इलेक्ट होती हैं? जो मेंबर होते हैं 6 साल के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बिल क्या है? ए बिल प्रेजेंटेड बाय ए मिनिस्टर इज कॉल्ड द गवर्नमेंट बिल। उसके बाद है विच टर्म इज रेफर टू द इंडियन नेशनल लेजिस्लेचर? इंडियन नेशनल लेजिस्लेचर क्या है? पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज बाई कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर? तो ये क्या हो जाएगा? व्हेन अ लेजिस्लेचर हैज 2 हाउसेज इट इज कॉल्ड द बाई कैम्ब्रियल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट है स्टडी द गिवन कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो कार्टून दिया गया है आपको, ठीक है, तो इसमें यू मस्ट रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स एट वंस, आपको जो है रिटायर हो जाना चाहिए। योर एक्टिविटीज आर हैविंग अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम, तुम्हारी एक्टिविटीज़ बहुत बुरा प्रभाव डाल रही हैं। ही थिंक्स ही कैन गेट अवे विद लाइंग एंड चीटिंग, तो इसमें जो है ये बताया गया है। अब व्हाट डज दिस कार्टून डेपिक्ट? ये कार्टून क्या दिखा रहा है? ये कार्टून दिखा रहा है कि राजनीति जो है वो बहुत आप कह सकते हो डिग्रेड हो चुकी है, ये कार्टून डेपिक्ट करता है। सो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑन सोसाइटी, की सोसाइटी में नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट देखिए व्हाट कंसेप्ट डू यू स्टडी अंडर पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आप क्या क्या स्टडी करते हो? द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज एसोसिएटेड विद देम। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रीज़न फॉर पॉलिटिक्स हैविंग ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी? क्या रीज़न है पॉलिटिक्स में कि सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए? रीज़न क्या रहेंगे? सो पॉलिटिशियन चेंजिंग पार्टीज, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस, तो पार्टी चेंज करते रहते हैं, दल बदलते रहते हैं, झूठे वादे करते हैं। एंड अटेम्प्टिंग टू फॉर्म अलायंस विद वेरियस एलिमेंट, और आपस में अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके बेस पे अपने अलायंस जो है वो अटेम्प्ट करते रहते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है सेक्शन ई 24 मार्क्स के लिए, लिस्ट द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं वो आपको बताना है। सो इलेक्शन कमीशन क्या करता है? सबसे पहले तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हैं टू डिक्लेयर इलेक्शन डेट एंड इनिशिएट द इलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस, वोटर लिस्ट और पोलिंग स्टेशन सब बनाए जाते हैं। आपने देखा ही जब इलेक्शन होते हैं तो ये सब कुछ किया जाता है। तो वो सब कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटिंग द इलेक्शन सिंबल, polling security and supervision, तो मॉनिटरिंग द इलेक्शन प्रोसेस टू प्रिवेंट द इरेगुलरिटीज एंड इंश्योरिंग सेफ वोटिंग। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस जितना भी है उसको पूरा एक तरह से मॉनिटर किया जाता है। एनफोर्सिंग इलेक्ट्रोल लॉज, तो इंश्योरिंग एडहेरेंस टू द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट एंड अदर इलेक्ट्रोल लॉज। तो कोड ऑफ कंडक्ट कब लगाई जाएगी, कैसे होगा, ठीक है, वो सब करते हैं। काउंटिंग वोट्स एंड अनाउंसिंग रिजल्ट, तो वोट जो है काउंट करने का काम किया जाता है और रिजल्ट डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट है और में दिया गया है गिव एनी 3 आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एक्सेप्टिंग द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इन इंडिया। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो इंडिया में है उसके फेवर में आपको 3 आर्ग्यूमेंट देने हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जिस भी पार्टी के पास ज़्यादा आप कह सकते हो सीट्स आ जाती हैं 50% से ज़्यादा, तो वो पार्टी इजीली क्या हो जाती है, जीत जाती है और वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक मत जिसके पास भी होंगी वो सरकार बनाती है। तो इसको आपको इसके 3 आर्ग्यूमेंट बताने हैं। तो ऐसी जो सरकार होती है जिसमें फेयर आप कह सकते हो मैंडेट आ जाता है, तो वो स्टेबल सरकार होती है, उसके अंदर यूनिटी होती है, वो बहुत जल्दी टूटती नहीं है। दिस सिस्टम प्रोवाइड क्लियर मेजोरिटी टू अ पार्टी एंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट एंड ईजियर डिसीजन मेकिंग एंड सिंप्लिसिटी होती है, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज द कैंडिडेट विद द मोस्ट विन मेकिंग इट ईजियर फॉर वोटर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द मेजोरिटी। A party with a clear majority represent the entire society and can better balance the interest of various section। यानी एक क्लियर मेजोरिटी के साथ होती है और डिसीजन मेकिंग सरकार होती है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग मिलकर सरकार बनाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो हो सकता है इनके बीच में आपस में विवाद रहे और जो गवर्नमेंट है वो टूटने का खतरा रहता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एनालाइज एनी 3 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म यानी जो एक न्याय की सक्रियता होती है वो क्या होती है। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पॉजिटिव इम्पैक्ट बताना है। द एक्सपेंशन ऑफ सोशल जस्टिस। जुडिशियल एक्टिविज्म हेल्प इन ensuring जस्टिस फॉर marginalized ग्रुप इंक्लूडिंग वुमेन, दलित और फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, जो दलित लोग हैं, वुमेन हैं, उन सब के लिए एक तरह से जस्टिस जो है वो ये काम करता है। प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिए गए हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। द जुडिशरी इंटरवेंस व्हेन देयर आर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेफ गार्डिंग द राइट ऑफ सिटीजन। Increase accountability of the government. Court monitor the action of the government, increasing its accountability and transparency. ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफरेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो ये मंत्री होते हैं, एमएलए, एमपी, ये सब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस हैं, ये सभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो आप डिफरेंस दे सकते हो दोनों में। ये तो टेम्परेरी होते हैं, हर 5 साल के बाद बदल सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड ये इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं सच एज कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर हु आर चूजन थ्रू इलेक्शन। जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर सिविल सर्वेंट लाइक आईएएस, आईपीएस ऑफिसर हु आर अपॉइंटेड एंड सर्व लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता, ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर फिक्स टर्म डिटरमाइंड बाय इलेक्शन, जैसे 5 साल के लिए बन गए उसके बाद हट जाएंगे। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो एक जैसे जो जॉब होती है पूरी गवर्नमेंट जॉब, जब तक रिटायर नहीं होते तब तक उनका ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी क्या है। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी है यानी रेफर टू द फ्रीडम टू डिफाइन एंड शेप वन ओन्स लाइफ टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन एंड डेवलप वंस पोटेंशियल। तो अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी जो लाइफ है, ठीक है, उसको शेप करना, तो वो एक पॉजिटिव लिबर्टी कहलाता है। और नेगेटिव लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इट अलाउ इंडिविजुअल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर सो एज लॉन्ग एज दे डोंट इन्फ्रीज ऑन अदर राइट्स। कि उनको फ्रीडम तभी तक मिलती है जब तक कि वो दूसरों के लिए परेशानी नहीं बनती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अगर वो दूसरों के लिए उनकी फ्रीडम अगर दूसरों के लिए परेशानी बन जाती है तो वो एक नेगेटिव लिबर्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे What is citizenship? Provisions related to citizenship are mentioned in which part of the constitution? What are the ways to obtain Indian citizenship? Citizenship क्या होती है? Citizenship होती है जो नागरिकता हमें मिलती है। ठीक है, तो citizenship क्या है, एक लीगल रिलेशनशिप है बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। स्टेट के और जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, उसके बीच में। ग्रांटिंग द इंडिविजुअल द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ मेंबर ऑफ दैट स्टेट। उस स्टेट की ड्यूटीज़ और राइट्स देने का एक प्रोविज़न है सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड टू द इंडियन सिटीजनशिप आर मेंशन इन पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए हाउ इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड। कैसे इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। बाय बर्थ मिल सकती है। ए पर्सन बोर्न इन इंडिया एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट और एनिमी अलायंस इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है और बाय नेचुरलाइजेशन मिल सकती है। फॉरनर हु मीट सर्टेन क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू जो है नेचुरलाइजेशन। तो कोई भी फॉरेनर अगर है तो एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है, अगर उसकी कंडीशंस मीट होती हैं तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। बाय अडॉप्शन, तो अगर कोई बच्चा गोद ले लेता है और वो इंडियन सिटीजन है तो उस बच्चे की भी सिटीजनशिप क्या रहेगी, इंडियन ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और में दिया गया है डिस्क्राइब एनी 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के कोई 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। तो नेशनलिज्म के पॉजिटिव इम्पैक्ट तो क्या होंगे, एक पैट्रियोटिज्म रहता है, देशभक्ति की भावना रहती है, यूनिटी रहती है आपस में। नेशनलिज्म फोस्टर्स यूनिटी एंड प्राइड इन वंस कंट्री मोटिवेटिंग सिटीजन्स टू वर्क फॉर नेशनल प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी डेवलपमेंट। नेशनलिज्म क्या करता है, एक एनकरेज करता है सिटीजन्स को टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री डेवलपमेंट लीडिंग टू प्रोग्रेस एंड इनोवेशन। अगला है नेगेटिव इफेक्ट है, तो नैरो माइंडनेस। नेगेटिव इफेक्ट क्या रहेगा,
नैरो माइंडनेस है। एक्सटर्नल नेशनलिज्म कैन प्रमोट इनटॉलरेंस टुवर्ड्स अदर कंट्रीज कल्चर लीडिंग टू जीनोफोबिया। तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम नैरो माइंडेड, तो हम दूसरे कंट्रीज़ की जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, वो हमें पसंद नहीं आती है। एक अति जो हो जाती है, आप कह सकते हो। सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड, एक्सेसिव नेशनलिज्म कैन प्रमोट एन आइसोलेटेड स्टेंस कॉजिंग टेंशन इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड हिंडरिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। ठीक है, तो सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड हो जाता है, ग्लोबल कोऑपरेशन की भावना ख़त्म हो जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये था कंप्लीट पेपर। थोड़ा सा जो है आपको लैंग्वेज लग सकती है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन इसमें अच्छी वोकैब का यूज़ किया गया है। और तो आप सिंपल तरीके से, मैंने साथ में समझाया भी है, तो आप सिंपल तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन में आपको लग सकता है, सो उसको आप अपने तरीके से मोल्ड करके अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।